3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। अजमेर डेयरी ने 1 अगस्त से दूध का खरीद मूल्य 7 रुपये प्रति फैट करने का लिया निर्णय। डेयरी से जुड़े हजारों पशुपालकों को 3.5 रुपये प्रति लीटर का होगा फायदा। अजमेर डेयरी के संचालक मंडल की 29 जुलाई 2021 को संपन्न बैठक में कोरोना से त्रस्त पशुपालकों को राहत देने के लिए संचालक मंडल ने दूध के खरीद मूल्य 6.5 रुपये से बढ़ाकर 7 रुपये प्रति फैट 1 अगस्त से करने का निर्णय लिया है। इससे जिले के पशुपालकों को औसत 3.5 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी होगी और संघ को प्रति माह 2 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। नई दर के अनुसार संघ द्वारा प्रति फैट 6 रुपये 70 पैसे देय होगी एवं इसके अतिरिक्त 2 रुपये प्रति लीटर मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के मिलाने पर 30 पैसे प्रति फैट के लगभग होगा, जो कुल मिलाकर 7 रुपये प्रति फैट से अधिक है। Audio Jungle. संचालक मंडल की बैठक में इसके अतिरिक्त पशुपालकों के हित में अनेक निर्णय लिए गए, जिसमें प्रमुख रूप से पशुओं का बीमा करवाया जाएगा। पशुओं के हित में बछड़ों के उत्पादन को रोकने हेतु सेक्स सपोर्टेड सीमन की डोज पशुपालकों को संघ द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। इसकी प्रति डोज 770 रुपये कीमत से 257 रुपये संघ द्वारा अनुदान किया जाएगा एवं शेष राशि 257 रुपये की समिति एवं इतनी ही राशि पशुपालक द्वारा वहन की जाएगी। राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के अंतर्गत नस्ल सुधार के लिए कार्यक्रम आरंभ किया जाएगा। जिले के पशुपालकों की मांग के अनुसार अगस्त और सितंबर माह में प्राकृतिक प्रक्रिया अपनाने के लिए 100 सांड गिर नस्ल के एवं मुर्रा पांडे संघ द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे। संघ संचालक मंडल द्वारा पशुपालकों के हित में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के अलावा संघ कार्मिकों के लिए भी अनेक निर्णय लिए गए, जिसमें समस्त कार्मिकों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना से जोड़ दिया गया है। समस्त कार्मिकों का कोरोना वैक्सीनेशन करवा दिया गया है। समस्त कार्मिकों का कोरोना अथवा अन्य कारणों से मौत होने पर 25 लाख रुपए तक का बीमा भी करवाया गया है। बैठक में संचालक मंडल के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी, आरसीडीएफ प्रतिनिधि संदीप आहूजा, प्रबंध संचालक उमेश चंद व्यास, प्रबंधक पशु आहार संयंत्र मनोज शर्मा सहित संचालक मंडल के सदस्य मौजूद रहे। पशुपालकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो संचालक मंडल की बैठक में परसों लिया गया, कल 1 अगस्त से दूध के भाव 6.5 रुपये प्रति फैट के स्थान पर 7 रुपये प्रति फैट होगा और प्रत्येक पशुपालक के 1 लीटर दूध पे 3.5 रुपये के करीब वृद्धि होगी। और अजमेर ज़िले में अब वर्तमान में 2-2.25 लाख लीटर दूध आ रहा है, उस पर हमको करीबन 7 लाख से अब ज़्यादा रुपये प्रतिदिन देने पड़ेंगे, पशुपालकों को मिलेंगे और महीने में पशुपालकों को 2.5 करोड़ रुपए अतिरिक्त भुगतान वर्तमान दर से ज़्यादा मिलेगा। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। ये हिंदुस्तान में अपने आप में सबसे बड़ी प्रति लीटर हमारा 6.5% 6.6% का दूध आता है फैट का, तो हिंदुस्तान में 45 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर हमारा होगा औसत। हिंदुस्तान की किसी डेयरी में इतनी उच्च दर नहीं मिल रही है, न मिल सकती है, ना पहले मिली, ना आज मिल रही, ना आगे भी दे सकेगा। तो हमारा भावना यही है कि हम इसको जो है पशुपालकों को थोड़ा आर्थिक स्थिति कोरोना काल से 4 महीने से पीड़ित थे, उनको राहत देने के लिए किया। दूसरा, उनके पशु बीमे के लिए हमने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से एग्रीमेंट किया, उसका जो प्रीमियम होगा आधा अजमेर डेयरी देगी। इसी प्रकार सेक्स सीमन जो डोज गाँव में उपलब्ध कराए जाएंगे, उसकी आधी कीमत अजमेर डेयरी देगी। इसी प्रकार तीसरा, जो उनके बांझ गायों का जो है प्रजनन शुरू कराने के लिए उनमें
तो उससे जो है गोकुल मिशन भारत सरकार ने NDDB के माध्यम से चलाया है। उसमें 20,000 रुपये का एक डोज आएगा और 20,000 में से 10,000 रुपये अजमेर डेयरी देगी एक डोज का। इससे पशुपालकों की 5 गायों की समस्या जो है उसका समाधान होगा। और कर्मचारियों के हितों में हमने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से सबके डॉक्यूमेंट बना दिए। इसी प्रकार सबका जो है हमने वैक्सीनेशन करा दिया और सबका 25 लाख कार्मिकों का 25 लाख का जो वो बीमा 25 लाख का उनका इंश्योरेंस करा दिया है SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से और LIC से। इसी प्रकार हमारे जो है समितियों का डिजिटलाइजेशन के लिए हमने प्रयास किया है, कई अन्य कदम उठाए हैं। मोटी बात तो यही कि पशुपालकों से अनुरोध है कि प्राइवेट में जो गए मंदी के दौर में वापस घर आ जाए और अजमेर डेयरी कोई दूध देवे। अजमेर डेयरी को दूध देने से जो लाभांश होगा अजमेर ज़िले के पशुपालकों को मिलेगा। पाइस और मदर में जो दूध देंगे उसका लाभ गुजरात के किसानों को मिलेगा। दीपावली तक दूध और दूध के उत्पाद के भाव हम बिल्कुल नहीं बढ़ाएं। 45 तरह के हमारे प्रोडक्ट हैं परंतु हम किसी भी प्रोडक्ट का रेट नहीं बढ़ाएं। उपभोक्ताओं का भी कोरोना पीड़ित से वो भी ग्रसित रहें तो उनको भी राहत मिलनी चाहिए। थैंक यू। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व सदस्य राष्ट्रीय हज कमेटी रेलवे बोर्ड केंद्रीय वक्फ परिषद इरफान अहमद ने की दरगाह ज़ियारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुल्क की खुशहाली, अमन, चैन, तरक्की की मांगी दुआ। सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व सदस्य राष्ट्रीय हज कमेटी रेलवे बोर्ड केंद्रीय वक्फ परिषद इरफान अहमद ने ख्वाजा साहब की दरगाह में ज़ियारत कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुल्क की खुशहाली, अमन, चैन और तरक्की की दुआ मांगी। इरफान अहमद ने बताया कि महाराष्ट्र के दिग्गज भाजपा नेता व पूर्व मंत्री आशीष शेलार का भी दरगाह ज़ियारत का कार्यक्रम था एवं उनके साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त हैदर आजम भी आने वाले थे, लेकिन विमान में तकनीकी खराबी की वजह से हवाई जहाज जयपुर स्थित हवाई अड्डे पर उतर नहीं सका, जिससे कार्यक्रम स्थगित हो गया। वे वहीं से वापस मुंबई चला गया। इरफान अहमद के वकील खादिम सैयद अफशान चिश्ती ने उन्हें ज़ियारत कराई और दुआ की। इस मौके पर सैयद लताफ़त आलम, ज़हूर चिश्ती, वजीर चिश्ती आदि अनेक लोग मौजूद रहे। Audio Jungle. नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो है, जैसा आपको मालूम है, हमारे बहुत ही मशहूर और मकबूल वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में एक अपनी छाप छोड़ने में पूरी तरीके से कामयाब रही है। और भारतीय जनता पार्टी का जो उसूल है वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। और अक़लियत जो है वो भी हिंदुस्तानी है। तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी को बांट कर नहीं देखती। एक हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। और आज जो है ख्वाजा गरीब नवाज जो हिंदुस्तानी नहीं पूरी दुनिया के एक मशहूर और मारूफ सूफी संत है और मेरी इनसे जो है बहुत पुरानी वाबस्तगी है और वक्तन फ़वक्तन अजमेर में मेरा आना रहता है। आज जो स्पेशल तरीके से जो हमारे महाराष्ट्र के वज़ीर थे आशीष शेलार साहब, जो वहाँ की एजुकेशन के, वहाँ के स्पोर्ट्स के और यूथ अफेयर्स के वज़ीर थे, उनका आने का आज प्रोग्राम था। और उनके साथ में जो वहाँ अक़लियती मालियती कारपोरेशन महाराष्ट्र के जो साबिक चेयरमैन हाजी हैदर आजम साहब, उन सब ने आज जो है हाज़िरी के लिए ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर आना था, यहाँ ज़ियारत करनी थी, अक़ीदत के फूल यहाँ पर पेश करने थे, गुलहाए अक़ीदत उनको पेश करनी थी, चादर पेश करनी थी। लेकिन अचानक उनका प्लेन की जो है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, जो वहाँ पर जयपुर में लैंड नहीं कर सका और वापस मुंबई में चला गया। वहाँ पर भी उन्होंने लगभग 1 घंटा दोबारा आने का इंतज़ार किया, लेकिन वो टेक्निकल प्रॉब्लम सही तरीके ना हो सकी, इसलिए उनका आना जो है वो आज जो है वो मौसूफ हो गया
इंशाल्लाह बहुत जल्दी ही दोबारा उनकी हाज़िरी होगी। हम सब जो है, क्योंकि हमारे जो यहाँ पर वकील हैं वो हमारे छोटे भाई अफसान चिश्ती जी हैं, फिर उनकी यहाँ पर क़यादत में यहाँ पर हाज़िरी होगी। आज मैं उन सब की तरफ से यहाँ पर जो है यहाँ आज हाज़िरी पेश करूँगा, यहाँ पर जो है अक़ीदत के फूल पेश करूँगा और इंशाल्लाह पूरे देश की यकजहती के लिए, कौमी अमन और शांति के लिए यहाँ पर हम दुआ करेंगे और हाज़िरी हमारी यहाँ पर होगी। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में देश हमारा और ज़्यादा तरक्की की राह पर गामजम होगा और हम सब मिलकर एक नए हिंदुस्तान का निर्माण करेंगे, उसकी तामीर और तरक्की के लिए काम करेंगे। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। कोई आपका सवाल होगा तो मैं ज़रूर जी। आप काफ़ी समय से रहे, किन किन पदों पे आप रहे और कितना वक्त हो गया पार्टी में? नहीं, मैं 1990 से भारतीय जनता पार्टी में हूँ। लगभग आज 31 साल से मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन नहीं छोड़ा है और न भारतीय जनता पार्टी ने मेरा दामन छोड़ा है। और इंशाअल्लाह हम सब मिलकर इस देश के भलाई के लिए, तरक्की के लिए और एकता के लिए काम करते रहेंगे। और मैं भारतीय जनता पार्टी के अक़लियती मोर्चे का अभी पिछले महीने तक मैं जो है नायब सदर था और इंशाअल्लाह आगे जो पार्टी जिम्मेदारी देगी वो निभाऊंगा। मैं हज कमेटी ऑफ इंडिया का 2015 से लेकर 2019 तक उसका मेंबर रहा। मैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल का 2016 से 2018 तक मेंबर रहा और मैं जो रेलवे की सबसे बड़ी कमेटी होती है PAC, उसका 2016 से 18 तक मेंबर रहा। और मुझे ये शर्फ हासिल है कि यहाँ पर जितने भी अक़ीदतमंद जो है ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर आते हैं, उनको यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम जो है वो होती थी। यहाँ पर जो हमारे दरगाह गेस्ट हाउस में जो रिजर्वेशन का काउंटर था, उसकी टाइमिंग बहुत शॉर्ट थी। यहाँ के सभी आदमियों ने बहुत एफर्ट की थी। उस टाइम पर जो है यहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और वज़ीर भी वो मनमोहन सिंह जी की सरकार में सचिन पायलट जी थे, लेकिन सब ने मिलकर उनसे कोशिश की थी, वो कामयाब नहीं होते। लेकिन ये मुझे ऐसा अल्लाह पाक ने सर्फ हासिल होने के लिए जो है भेजा था और ख्वाजा गरीब नवाज साहब का मुझ पर पूरा जो है आशीर्वाद था, जिससे जो रिजर्वेशन काउंटर जो 4 या 6 घंटे तक खुलता था, वो उस टाइम पर मेरी एफर्ट से सारे दिन जो है वो खुलना शुरू हुआ था। ये आप सबके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, सभी जारी। तीर्थ नगरी पुष्कर पर इंद्र देवता हुए मेहरबान, मौसम हुआ खुशनुमा। अल सुबह 5 बजे से हो रही है झमाझम बारिश, कई इलाके हुए जलमग्न। मानसून की पहली तेज बारिश से पुष्कर वासियों के चेहरे खिल उठे। निचली बस्तियों में पानी भरने से हालांकि लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। मानसून की पहली बरसात में पुष्कर सरोवर में फीडरों के द्वारा पानी की आवक शुरू हो गई। सुबह से शुरू हुआ बरसात का दौर अभी तक लगातार जारी है। वहीं बारिश से जहां राहत मिली तो वहीं भूमिगत केबल के कारण पुष्कर में हो रखे गड्ढों में पानी भर जाने से लोगों का चलना भी मुश्किल हो गया। वराघाट चौक, पुराना रंगजी का मंदिर, नरसिंह घाट, बद्री घाट, परिक्रमा मार्ग, माली मोहल्ला, गुरुद्वारे पर पानी भर जाने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गऊ घाट से बद्री घाट तक सड़कें टूटी होने के कारण पानी भरा हुआ है। स्टोन सड़क के निर्माण के चलते सड़कें ऊपर होने के कारण जैन मंदिर से लेकर कपड़ा बाजार की दुकानों और मंदिरों सहित कई निचली बस्तियां जलमग्न हो गई। तीर्थ नगरी पुष्कर में अल सुबह 5 बजे से लगातार बारिश के चलते पवित्र सरोवर के जल स्तर में इजाफा हो रहा है। कैचमेंट एरिया में बने फीडरों से पहाड़ी पर हो रही बारिश से लगातार पानी की आवक बनी हुई है। मानसून की पहली तेज बारिश से आमजन को तेज उमस से राहत मिली तो वहीं पवित्र सरोवर में बरसाती पानी के आगमन से धर्मावलंबियों में खुशी की लहर भी छा गई। Audio Jungle. वहीं दूसरी ओर बेदम सीवरेज व्यवस्था के चलते सड़कें दरिया बन गईं। मुख्य बाजार में चल रहे भूमिगत केबल कार्य और स्टोन रोड निर्माण की वजह से बारिश का पानी जमा हो रहा है, जिससे न सिर्फ आवागमन बाधित हो रहा है बल्कि अव्यवस्थाओं का आलम साफ साफ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर कुंभकर्णी निंद्रा में सो रहे शासन प्रशासन के नुमाइंदों की कार्यशैली पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। धीमी गति से चल रहे भूमिगत केबल कार्य और हेरिटेज स्टोन रोड निर्माण की धीमी रफ्तार प्रशासनिक नुमाइंदों की कार्यशैली पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर रही है।
नगरी पुष्कर में आज मानसून की पहली बरसात, पूरा आषाढ़ सूखा जाने के बाद में श्रावण मास में भगवान इंद्रदेव मेहरबान हुए हैं। आज अल सुबह से ही अच्छी बरसात पुष्कर तीर्थ नगरी में हो रही है और नागपाड़ पे जो बरसात हुई है वहां से पुष्कर सरोवर में जो पक्के फीडर बनाए हुए हैं, खरेकड़ी फीडर और पुष्कर फीडर, वहां से अच्छा जल पुष्कर सरोवर की तरफ नदी के रूप में आ रहा है और तीर्थ पुरोहितों में और नागरिकों में हर्ष की लहर दौड़ गई है और सभी लोग पुष्कर सरोवर में जो जल आ रहा है वहाँ उसे देखने के लिए और एक खुशी व्यक्त करने के लिए पुलिया पे पहुंचे हैं। और सब तरफ पुष्कर तीर्थ नगरी में आप देख रहे हैं जहाँ भी निचली बस्तियां हैं सीवरेज का पानी भर गया है और वो सीवरेज का पानी जो सड़क पुष्कर मुख्य मार्ग पे बनाई जा रही है वो इतनी ऊंची बनाई जा रही है कि उसके कारण से वो सारा पानी पुष्कर सरोवर में जा रहा है। ये एक दुखद विषय है कि प्रशासन ने अब बिना किसी दूरगामी सोच के इस प्रकार के ये जो विकास कार्य किए जा रहे हैं इसकी जो हानि हो रही है वो पुष्कर सरोवर में गंदा जल जाने से हो रही है और इससे सब तीर्थ पुरोहितों और श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंचती है। हमारा निवेदन है जिला प्रशासन से इस प्रकार के काम तकनीकी दृष्टि से सोच समझ के किए जाएं जिसका खामियाजा पुष्कर सरोवर को ना भुगतना पड़े। डॉक्टर रश्मि मंत्री अब पुष्कर व आसपास के ग्रामीण बच्चों को करवाएंगी डिजिटल पढ़ाई। योग्यता के आधार पर दी जाएगी स्कॉलरशिप, बच्चों को दी निःशुल्क शिक्षण सामग्री। 20 साल तक इंग्लैंड में शिक्षा के क्षेत्र में पुष्कर का नाम रोशन करने वाली व यूके की पढ़ाई का अनुभव लेने के बाद पुष्कर की बेटी डॉक्टर रश्मि मंत्री यह पढ़ाई पुष्कर व आसपास के ग्रामीण बच्चों को कराएंगी। खासकर बेटियों के लिए रश्मि मंत्री ने कोर्स तैयार किया है जिसमें अबेकस, गणित व ब्रिटिश इंग्लिश की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। ब्रिटिश यूथ इंटरनेशनल कॉलेज के द्वारा होशियार बच्चों को योग्यता के आधार पर स्कॉलरशिप दी जाएगी। रश्मि ने यह कोर्स इसलिए शुरू किया था कि उनका पुत्र गणित में कमजोर था, तब से ही उसे अबेकस में पढ़ाया और पुत्र ध्रुव ने अच्छा रिजल्ट प्राप्त किया। रश्मि का मानना है कि जो लोग बाहर यूरोप में जाकर पढ़ना चाहते हैं लेकिन कई परिस्थितियों के कारण नहीं जा पाते, खासकर लड़कियों को अकेले भेजने में परिवार वाले सहमत नहीं होते हैं, उन्हें अब कम खर्च में यह पढ़ाई ऑनलाइन कराई जाएगी। Audio Jungle. रश्मि ने बताया कि अब जमाना डिजिटल होता जा रहा है, इसलिए सरकार के डिजिटल इंडिया विजन को आगे बढ़ाना चाहती हैं। नए जमाने में बच्चे डिजिटल पढ़ाई पढ़कर अपना भविष्य तय व सुरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि वक्त के साथ चलना जरूरी है और कोरोना में आई परेशानी के बाद यह बहुत जरूरी भी हो गया है कि डिजिटल तरीके से पढ़ाई की जाए। पुष्कर के मालिनियों के चौक में रहने वाले स्वर्गीय गिरधारी मंत्री की पुत्री का विवाह 20 साल पहले मनोज माहेश्वरी से हुआ था, जिसके बाद से वे यूके के ग्लासगो सिटी में रहते हैं। लेकिन रश्मि बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थी और कंप्यूटर साइंस उनका सब्जेक्ट रहा। इसके चलते रश्मि ने ब्रिटेन में स्कॉलरशिप लेकर टॉप यूनिवर्सिटी से PhD की। इसके बाद रश्मि को वहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का अवसर भी प्राप्त हो गया। डॉक्टर रश्मि मंत्री द्वारा पुष्कर पहुंचने पर उन्होंने स्टैंडिंग पॉइंट पर बच्चों को निःशुल्क अबेकस क्लास भी ली और शिक्षण सामग्री का वितरण भी किया। ऑब्वियसली मेरा जो बैकग्राउंड है वो कंप्यूटिंग का बैकग्राउंड है एंड PhD इन कंप्यूटर साइंस होने की वजह से जब मैंने जब अबेकस का कोर्स चलाया वहाँ पर, तो उसके लिए मुझे ऐसा लगा कि एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होना चाहिए एंड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर मैंने 2018 में ही बना लिया था एंड उसके बाद में जब पैंडेमिक आया तो ये ऑल ओवर ग्लोबली बहुत इजीली चल पाया एंड दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर। दिस इज़ द वन एंड ओनली सॉफ्टवेयर ऑफ द वर्ल्ड फॉर द अबेकस मैथ्स। सो अभी इसके थ्रू हमने इंडिया में लॉन्चिंग करी है। इंडिया के बच्चों को पढ़ाने के लिए इसकी बहुत यूटिलिटी है एंड हमें इंडिया में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, नॉर्थ एज वेल एज साउथ इंडिया में। पुष्कर अजमेर के लिए आप यहाँ के धरती से जुड़े हुए हैं सब कुछ? हाँ बिल्कुल, जैसा मैंने बोला कि इंडिया इज़ माई कंट्री एंड कमिंग बैक टू इंडिया वॉज अ ड्रीम। सो और ओबियसली जब एज होल इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया तो है ही हमारी कंट्री एंड पुष्कर इज़ माई बर्थ प्लेस
तो पुष्कर के लिए, अजमेर के लिए करने का हमारा फ़र्ज बनता है। एंड अभी हमने बाय माय फादर्स ब्लेसिंग्स एंड बाय गॉड्स ग्रेस हमने इतना अचीव किया है। तो जो यहाँ के गर्ल चिल्ड्रन हैं उनके लिए हम स्कॉलरशिप्स प्लान कर रहे हैं एंड उनके लिए हम स्कॉलरशिप्स निकालेंगे थ्रू द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम। स्वदेशी जागरण मंच चित्तौड़ प्रांत द्वारा 2 दिवसीय प्रांत विचार वर्ग आयोजित। राष्ट्र ऋषि दंतोपंत ठेंगड़ी और भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया कार्यक्रम का उद्घाटन। भारतीय संस्कृति के मूल ही स्वदेशी हैं, हमें अपनी संस्कृति पर गर्व है। यह बात शनिवार को जनार्दन राय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शिव सिंह सारंग देव ने कही। 2 दिवसीय स्वदेशी जागरण मंच चित्तौड़ प्रांत द्वारा आयोजित प्रांत विचार वर्ग के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए प्रोफेसर शिव सिंह ने अपने संबोधन में आत्मनिर्भर कृषि, राजनीति, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विषय पर विचार रखते हुए आत्मनिर्भर भारत में स्वदेशी विचार को ही मूल बताया। उन्होंने कहा कि भारत को विश्व की आर्थिक शक्ति बनाने के लिए स्वदेशी विचार को अपनाना होगा, तभी हम एक सशक्त और समृद्ध भारत के विकास की कल्पना कर सकते हैं। उदयपुर के प्रसिद्ध आलोक विकास संस्था के निदेशक प्रमोद कुमावत ने कार्यक्रम में भारतीय शिक्षा पद्धति पर अपने विचार रखते हुए बताया कि शिक्षा में सुधार के माध्यम से ही हम भारत के युवा और बच्चों को संस्कारित और स्वाभिमानी बना सकते हैं। स्वदेशी जागरण मंच के चित्तौड़ प्रांत संयोजक पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि गत 2 वर्षों में कोरोना के कारण स्वदेशी जागरण मंच के सभी कार्यक्रम और अभियान ऑनलाइन आयोजित किए गए। कोरोना काल के पश्चात चित्तौड़ प्रांत में शामिल 12 जिलों के कार्यकर्ता सेक्टर 4 में स्थित विद्या निकेतन बालिका विद्यालय में प्रांत विचार वर्ग में एकत्रित हुए हैं। चित्तौड़ प्रांत प्रचार प्रमुख डॉक्टर संत कुमार ने बताया कि 2 दिवसीय शिविर में कुल 6 सत्रों का आयोजन होगा। शनिवार को 4 सत्रों का आयोजन किया गया। इससे पूर्व अतिथियों द्वारा राष्ट्र ऋषि दंतोपंत ठेंगड़ी और भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। Audio Jungle. आज यहाँ स्वदेशी जागरण मंच की ओर से आयोजित इस विचार मंथन कार्यशाला के अंतर्गत जिस प्रकार से एक वैचारिक मंथन का कार्यक्रम शुरू हुआ है, स्वदेशी केवल वस्तुओं तक सीमित न होकर स्वदेशी सनातन संस्कृति और इस भारत की उन प्राचीन परंपराओं को जोड़कर एक ऐसा मंथन करना है जिसमें हर चीज भारतीयता का पुट लेकर आगे बढ़ सके, वो व्यवसाय हो, शिक्षा हो या व्यक्तियों के जीवन मूल्य हो। इसी बात को लेकर आज यहाँ मंथन कर रहे हैं। मैं समझता हूँ स्वदेशी जागरण मंच का ये बहुत अच्छा प्रयास है। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना और बधाई है। जैसे कि आप जानते हैं कि स्वदेशी जागरण मंच का चित्तौड़ प्रांत का एक अधिवेशन हुआ। ये 2 दिवसीय अधिवेशन है जिसमें विचार भाव और इसका सब मंथन हो रहा है कि किस तरह से हमारी देश की जो भी वर्तमान परिस्थितियाँ चल रही हैं, स्वदेशी इसका मंच केवल ये नहीं कि हम स्वदेशी का ही पालन करें, स्वदेशी के साथ में देश में ऐसे बहुत सी, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल, हमें स्थानीय उत्पाद करना चाहिए। हमारे जितने भी जो हमारे स्थानीय उत्पादों में जिस तरह से हम एक अलग उनका एक कैटेगराइजेशन करके हम उसे किस तरह से आगे कर सकते हैं। हम पर्यावरण पर ध्यान दें, हमारी सामाजिक आर्थिक नीतियों के साथ साथ हमें हमारी जो भी कोविड-19 में जो एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही आचार विचारों में बहुत एक परिवर्तन की बात है, वो सभी चर्चा इसमें हो रही है। बहुत अच्छा एक यहाँ एक समागम किया गया है, इससे विचारों का एक आदान प्रदान के साथ ही एक नई विचार की क्रांति सामने आएगी, जो सभी के लिए उपजाई होगी। वार्ड नंबर 29 के श्री ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम में लगाया गया चौथा वैक्सीनेशन कैंप। 18 वर्ष में 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वाले 300 लोगों को लगी कोवैक्सीन की पहली व दूसरी डोज।
शनिवार को वार्ड नंबर 29 में श्री ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम में दक्षिण विधायिका अनीता बघेल व चिकित्सा प्रशासन के सहयोग से लगातार चौथा वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। आज के वैक्सीनेशन कैंप में कोवैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगाई गई। शिविर में लगभग 300 लोगों के लिए कोवैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई गई थी। चंद्रोदय नगर और अजय नगर डिस्पेंसरी के चिकित्सा कर्मियों ने शिविर में आए लोगों का वैक्सीनेशन कर उन्हें राहत प्रदान की। श्री ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम के महंत स्वरूप दास उदासीन ने बताया कि विधायक अनीता बघेल के प्रयासों में अजय नगर सिंधी समाज के सहयोग से यह चौथा शिविर लगाया गया है, जिसमें आज 300 लोगों को वैक्सीन की डोज लगाकर लाभान्वित किया गया है। महंत स्वरूप दास उदासीन ने सभी आमजन से अपील की है कि वे जल्द से जल्द वैक्सीन की दोनों डोज लगवाकर अपने और अपने परिवार को सुरक्षित करें। Audio Jungle. आज किस तरह से शिविर लगाया गया? हरिओम। ये आज चौथा शिविर श्री ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम में लग रहा है। श्रीमती अनीता बघेल के अतिरिक्त प्रयास से वे अजय नगर सिंधी समाज के द्वारा मिलकर ये जो कोविड-19 का जो शिविर है ये लग रहा है और इसमें अनेक लोगों ने आके भाग लिया है। कम से कम इस शिविर में पहले भी 450-500 लोगों ने भाग लिया है और आज भी 300 वैक्सीन लगेगी। और बरसात का मौसम है, लोगों का आना जाना जारी है। परमात्मा की कृपा से सब जने लोग लाभ ले रहे हैं। हम तो परमात्मा से यही प्रार्थना करेंगे तो सभी वैक्सीन का लाभ लें। जहाँ पर भी लग रही है अपनी शिक्षा और खुद के परिवार की शिक्षा ज़रूरी है। और सभी डॉक्टरों का, अनीता बघेल जी का और अजय नगर सिंध समाज का सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। तो परमात्मा ने सदा ऐसी सेवा करती रहे। लगाया गया क्या? ये हमारे स्वामी महंत स्वरूपदास जी की प्रेरणा से ये चौथा शिविर है। ये आज जो लग रहा है वो कोवैक्सीन है। पहले हमने कोवैक्सीन लगवाई थी, उसके बाद 2 डोज कोविशील्ड के, आज कोवैक्सीन के आज भी करीब 300 डोज आ चुके हैं, जिसमें बरसात के कारण भी अभी तक 200 डोज लग चुके हैं। और अनीता बघेल जी का भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं और हमारे समाज सेवक जितेंद्र रंगवानी का, जिनके प्रयास से हमें लगातार हर हफ्ते 15 दिन में यहाँ पे वैक्सीन उपलब्ध हो रही है। और मैडम काजल जेठनानी जी के सहयोग से भी ये कार्य हम कर पा रहे हैं। 2 खानाबदोशों में हुई खूनी जंग, धारदार हथियार से किया हमला। खूनी जंग में एक खानाबदोश की गला रेत कर की गई हत्या। शनिवार सुबह दिल्ली गेट क्षेत्र में 2 खानाबदोश गुटों में हुई खूनी जंग से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इलाके में भीख मांगकर गुजारा करने वाले 2 खानाबदोश आपस में किसी बात पर झगड़ पड़े, जिसमें एक खानाबदोश ने धारदार चाकू से दूसरे खानाबदोश पर जानलेवा हमला कर दिया। उसके गले पर किए गए वार से खून की धार बह चली और वो सड़क पर निढाल हो गया। गंज थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे जवाहरलाल नेहरू अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। फिलहाल पुलिस ने मृतक खानाबदोश के शव को जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी खानाबदोश की तलाश में जुट गई है। Audio Jungle. आज सुबह करीब 10:30-11 बजे के बीच सूचना प्राप्त हुई कि 2 फकीर लड़ाई कर लिए और एक व्यक्ति के दूसरे फकीर ने एक फकीर के गले मार दिए। सब फकीर रोड पे गिरा हुआ, काफ़ी खून बह रहा है। एक इतला में तुरंत मौके पे पहुंचे, जहाँ देखा कि फकीर रोड पे पड़ा हुआ है, उसके गले से काफ़ी खून बह रहा है, ठीक है ना, जिसको तुरंत उठा करके इलाज हेतु जेएलएन से भिजवाया गया। और अधिकारियों ने निवेदन कर करके जिसने चोट मारी है दूसरा वो फकीर है, इसकी तलाश हेतु टीम को भिजवाया गया। रिपोर्ट प्राप्त कर ली की जा रही है, मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। और जिसको चाकू लगा था, चाकू को धारदार हथियार इसके लगा था, उसकी मृत्यु हो चुकी है।
उसकी बॉडी, दोनों खाना बदोश हैं, दोनों खाना बदोश फकीर हैं। सर, ये खाना बदोश जो मेन दिल्ली गेट बाजार में घटना हुई है, क्या इसकी सीसी फुटेज या किसी आरोप? सीसी फुटेज सारे चेक कराए जा रहे हैं। घटना के बारे में वस्तुस्थिति पूरा जानकारी करके अनुसंधान किया जाएगा। सर, घटनाक्रम में कोई लूट का मामला है? नहीं, किसी प्रकार का कोई लूट का नहीं है। दोनों खाना बदोश हैं, दोनों ही उससे कोई लूट वो नहीं है। जो दूसरा आरोपी है वो भी पकड़ में आएगा? उसकी तलाश जारी, टीमें गठित कर दी गई, तलाश के लिए पूरे शहर में टीमें भिजवा दी गई है। थैंक यू। आज सुबह 9 साढ़े 9 बजे दिल्ली गेट पे होटल वेलवेट के सामने कुछ लोग बाबा लोग हैं जो नशेड़ी हैं, जो सॉल्यूशन पीते हैं, वो लड़ाई झगड़ा करते हैं। वो तो आए दिन करते रहते हैं यहाँ। तो 30-32 साल का लड़का है एक, उसने करीबन 50-55 साल के बुजुर्ग को गले पे कुछ धारदार चीज़ से गला काट दिया उसका। उस टाइम यहाँ कुछ सांसें थी थोड़ी बहुत, जब उसको लेके गए फिर पुलिस मौके पर आ गई, पुलिस को उठा के अस्पताल ले गई और बताया जा रहा है कि वो वहाँ मर गया है। सुबह से चल रही बारिश से सूफी संत ख्वाजा की दरगाह स्थित आता-ए नूर की छत टपकी। दरगाह की छत पर पानी रोकने के लिए लगवाया टेंट। गेट नंबर 5 पर लगी मार्बल की पट्टी भी गिरी। विश्व प्रसिद्ध महान संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के खादिम सैयद मुशव्विर चिश्ती ने बताया कि आता-ए नूर के ऊपर लगी छत पर सौंदर्यीकरण का काम कराया जा रहा है। काफ़ी समय से शिकायत थी कि आता-ए नूर के चारों तरफ बीम तड़के हुए थे। इसका काम हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर्स की तरफ से कराया जा रहा है। आता-ए नूर की छत के पर 14 इंच की एक लेयर थी, उसको हटाकर जो असली फर्श है उसे निकाला जा रहा है। उसके ऊपर वाटरप्रूफ का काम किया जाएगा। आज सुबह से हो रही बारिश के कारण छत से पानी टपकने लगा, जिसको जिम्मेदारी के साथ बंद करा दिया गया। दरगाह के आता-ए नूर की छत पर वाटरप्रूफ टेंट लगवाकर छत को टपकने से रोकने का अस्थायी प्रबंध किया गया है। आपको बता दें कि दरगाह के गेट नंबर 5 के सौंदर्यीकरण का काम भी चल रहा है। इसमें एक मार्बल का स्लैब लगा हुआ था, जो आज सुबह बारिश होने से मार्बल का स्लैब नीचे गिर गया। गनीमत रही कि किसी तरह की कोई दुर्घटना नहीं हुई। Audio Jungle. एक्चुअल में आता-ए नूर के अंदर काफ़ी टाइम से एक शिकायत थी कि चारों तरफ से उसके बीम तड़के हुए थे। तो उस मुतालिक आता-ए नूर का काम जनाब हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर साहब की तरफ से कराया जा रहा है। उसमें सबसे पहले ये था कि जो छत के ऊपर कम से कम 14 इंच की एक लेयर थी, उसको हटा के जो असली फ़र्श है उसको लेके आया जा रहा है। उसके बाद उसका वाटर प्रूफिंग और अगला काम कराया जाने का प्रस्ताव था, मगर बारिश के चलते आज वो पूरी तरीके से जब हट गया था तो आज तेज़ बारिश आने की वजह से उसमें पानी गिरने लगा, मगर उसका अच्छी तरीके से सॉल्यूशन कर दिया गया है। और ज़िम्मेदारान को सबको मालूम है, सबके इल्म में है, तो सब जिम्मेदारी से अपने काम कर रहे हैं। इससे कोई हताहत या कोई घटना थोड़ी हुई? नहीं, किसी तरह की कोई हताहत घटना नहीं हुई है। दूसरा ये कह रहा था कि 5 नंबर गेट पर भी आज कुछ घटना हुई, उसके बारे में? 5 नंबर दरवाजे के ऊपर जो उसके दरवाजे के सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, उसमें एक मार्बल का स्लैब जो लगाया हुआ था, जो कल ही लगाया था, जब कल बारिश नहीं थी। आज उसके अंदर और कुछ मटेरियल भरा जाना था, लेकिन बारिश की वजह से वो काम नहीं हो सका और पानी भर जाने की वजह से वो पत्थर नीचे आ गया। लेकिन किसी के भी कोई हताहत होने की कोई ऐसी खबर नहीं है। कर्नाटक के पूर्व हज एवं वक्फ राज्य मंत्री BZ जमीर अहमद का 55वां जन्मदिन मनाया दरगाह में। जमीर अहमद के जन्मदिन के मौके पर उनकी लंबी उम्र की गई दुआ। दरगाह के लंगर खाना में जरूरतमंदों को बांटे खाने के पैकेट। कर्नाटक के पूर्व हज एवं वक्फ राज्य मंत्री BZ जमीर अहमद के 55वें जन्मदिन पर अजमेर दरगाह शरीफ में उनकी लंबी उम्र की दुआ की गई। बेंगलुरु के मुस्लिम लीडर अयूब खान और नाजिमा खान की जानिब से जमीर अहमद के जन्मदिन के मौके पर दरगाह के लंगर खाना में ज़रूरतमंदों को खाने के पैकेट और इबादत के लिए जानमाज भेंट की गई। दरगाह के खादिम शेखजादा नाफे चिश्ती ने बताया कि कर्नाटक के मुस्लिम रहनुमा जमीर अहमद कौम और समाज के बेहद हमदर्द हैं। गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए हमेशा मुसीबत में खड़े रहते हैं। यही वजह है कि बेंगलुरु की जनता उन्हें पसंद करती है और उनका जन्मदिन हर्षोल्लास से मनाया जाता है। अजमेर शरीफ में भी उनका 55वां जन्मदिन सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में अकीदत का तोहफा पेश कर मनाया गया। Audio Jungle.
रेडी? आज कर्नाटक स्टेट के साबिक वजीर जनाब और एमएलए साहब जनाब जमीर अहमद खान साहब का कल 55वां बर्थडे है, जन्मदिन है, 55वीं सालगिरह है। जमीर अहमद साहब वो शख्सियत है, बहुत सिंपल साधारण रहते हैं और अल्लाह करम से किसी तारीफ़ की वो मौका किसी भी मतलब जो है तारुफ के मोहताज नहीं है। माशाल्लाह कर्नाटक स्टेट में आज उन्होंने काफ़ी नाम कमाया, गरीबों की काफ़ी खिदमत करते हैं, गरीबों के मसीहा उनको माना जाता है। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कोरोना काल में भी उन्होंने काफ़ी खिदमत अंजाम दी। जमीर अहमद साहब कर्नाटक स्टेट में बहुत ही बड़ी नामचीन हस्ती है। हमारे जमीर अहमद साहब के बहुत ही उनके जानिसार चाहने वाले अय्यूब खान साहब हैं। उन्होंने उनके सालगिरह की 55वीं सालगिरह की खुशी में अजमेर शरीफ में जश्न मनाया उनका। कल उनकी 55वीं सालगिरह है, तो उससे एक दिन पहले आज अय्यूब खान साहब ने यहाँ पे उनके सालगिरह का एहतमाम किया है। और अय्यूब खान साहब बराबर उनके जब भी हैं बहुत खैर ख्वाह हैं और हर कभी भी उनकी जो है सेहतयाबी के लिए दुआ खैर करवाते थे। पहले भी उनकी तबीयत ख़राब हुई थी तो अजमेर शरीफ में और ख्वाजा बंदा नवाज में, सरवार शरीफ में, तारागढ़ पे, ज़्यादा हयात कलंदर में, न्यू दिल्ली में, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जगह के तमाम तर दरगाहों पे हज़रत ज़मीर अहमद साहब के लिए उन्होंने दुआएं करवाई थी। और ज़मीर अहमद साहब की साहबजादी की खुशी के मौके पे भी अब कोरोना गाइडलाइन चल रही थी, तो उस वक़्त में आज लिमिटेड आदमी थे, तो उन्होंने बेंगलोर की गली गली में धूम मचाई और अजमेर में भी तोहफे दिए, गरीबों में तोहफे तकसीम करे। अजमेर ये करते हैं, जानिसार हैं उनके और उनके लिए ज़मीर अहमद साहब के लिए काफ़ी वो उनकी खिदमत करते हैं, उनकी खैर ख्वाह हैं। और ज़मीर अहमद साहब के 55वां सालगिरह है, 55वीं जो है कल होएगा। उसकी खुशी में आज अय्यूब खान साहब ने यहाँ पे एहतमाम किया, गरीबों में लंगर तकसीम किया, जनामाज़ी बाँटी, नजराने गरीबों को जो है तोहफे दिए और सब तमाम तर काफ़ी लातादाद लोगों को उन्होंने लंगर और जनामाज़ें तकसीम की। इस खुशी नाम बताइए साहब आपका। और आज इस खुशी के मौके पे शादमनी का मौका है। माशाल्लाह ज़मीर अहमद साहब को हम सब की तरफ से, अजमेर वालों की तरफ से हम मुबारकबाद देते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमत बरसी। आज सुबह से जैसे उनका काम एहतमाम किया गया, अल्लाह ताला की रहमत पिछले 7 दिन से बरसात हुई, आज खूब अच्छी। इंडिया इंटरनेशनल म्यूजिक लवर्स सोसाइटी द्वारा महान पार्श्व गायक स्वर्गीय मोहम्मद रफ़ी को दी गीतों भरी श्रद्धांजलि। इंटरनेशनल म्यूजिक लवर्स सोसाइटी के 29 सदस्यों ने गुनगुनाए स्वर्गीय मोहम्मद रफ़ी के गीत। शुक्रवार 31 जुलाई को जयपुर रोड स्थित एक होटल में इंडिया इंटरनेशनल म्यूजिक लवर्स सोसाइटी द्वारा बॉलीवुड के महान पार्श्व गायक स्वर्गीय मोहम्मद रफ़ी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए गीतों भरी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर लाल थदानी ने बताया कि लंबे समय से कोविड काल के दौरान लोग अपने घरों में कैद रहे, वहीं चिकित्सा पेशे से जुड़े लोग रात दिन कोविड मरीजों की सेवा में व्यस्त रहे। ऐसे में जब थोड़ी सी राहत मिली तो इंडिया इंटरनेशनल म्यूजिक लवर्स सोसाइटी द्वारा गीतों भरी एक शाम कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें भारत के महान गायक स्वर्गीय मोहम्मद रफ़ी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके गीतों को गाकर उन्हें याद किया गया। कार्यक्रम में सोसाइटी के 29 सदस्यों द्वारा मोहम्मद रफ़ी के गाए हुए सोलो और डुएट गीतों की प्रस्तुति दी गई, जिसे सभी ने सराहा। इस कार्यक्रम में वेस्ट अफ्रीका घाना से आई हुई अर्पणा गुप्ता ने भी डुएट गीत की शानदार प्रस्तुति प्रसून माथुर के साथ देकर समा बांधा। वहीं डॉक्टर लाल थदानी द्वारा छू लेने दो नाजुक होठों को गीत की प्रस्तुति दी गई। इसके अलावा कार्यक्रम में मुकेश परिहार, दिनेश कुमार कोरवाल, ओम प्रकाश चौहान, शौर्य, अनुप्रिया, डॉक्टर अजीत, सुनिधि, राकेश परिहार, एस दत्ता सहित अनेक लोगों ने शानदार गीतों की प्रस्तुति देकर समा बांधा। कार्यक्रम का आगाज स्वर्गीय मोहम्मद रफ़ी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर किया गया।
साथ सवेरे फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज इंडिया इंटरनेशनल म्यूज़िक लवर्स सोसाइटी ने अजमेर में आज मोहम्मद रफ़ी नाइट के साथ संस्था का आगाज़ कर लिया है और काफ़ी समय से जो म्यूज़िक लवर्स थे वो एक मंच के गठन का और इस तरह के मंच का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि कला अंकुर को काफ़ी समय से ये देखा गया कि कमलेंद्र जाट साहब के साथ कुछ कार्यक्रम बिल्कुल सुस्त से पड़ गए थे। और इस संस्था का, क्योंकि मेरा काम मेडिको सोशल रिफॉर्मर के रूप में भी है, समाज सेवा के रूप में है, कोविड कॉल की वजह से जो हमारे साजिंदे, जो हमारे म्यूजिशियंस 2 साल से बेकार बैठे हुए थे, हमने राज्य सरकार से कह के उनको सहायता दिलवाई, हर महीने 5,000 का कलेक्टर साहब के माध्यम से पर फैमिली। तो हमारे राकेश माथुर साहब जनरल सेक्रेटरी हैं संस्था के, मैं डॉक्टर लाल थड़ानी स्वयं इस संस्था का प्रेसिडेंट, और इंटरनेशनल इसलिए क्योंकि ये मैडम खास करके गाना से, वेस्ट अफ्रीका से यहाँ आई हैं स्पेशली इस कार्यक्रम में इस संस्था को मजबूती देने के लिए, और आप एक अच्छी गायिका भी हैं। मतलब इस संस्था के जितने भी मेरे साथ पदाधिकारी हैं या फाउंडर्स हैं वे सब बहुत अच्छे गायक भी हैं। तो आज करीब 32 मेंबर्स हैं और मज़े की बात सबके सब इसके साथ सदस्य हैं। तो इसमें युवा भी हैं, प्रौढ़ भी है मेरे जैसे, और सब में जोश है। मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ हमने इस कार्यक्रम की आगाज़ की है। आज इस कार्यक्रम के थ्रू हमने मोहम्मद रफ़ी साहब की जो पुण्यतिथि है उसके लिए हमने कार्यक्रम रखा है और उनको याद किया है। तो उनकी याद में मैं एक छोटा सा गीत गुनगुना सकती हूँ। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम अपर्णा गुप्ता है और मैं घाना से आई हूँ, वेस्ट अफ्रीका में है, अक्रा उसकी कैपिटल है, वहीं पे मैं रहती हूँ और मैं एक लाइसेंस्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonhinge.com। सच के साथ।